वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू सीरीज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा में काफी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसी के अंतर्गत ये हमारा अगला पार्ट है। ठीक है। वैसे तो मैंने सोचा है आपके लिए लगभग लेक्चर तैयार करूं मैं महा मैराथन का। ठीक है। फिलहाल पीडीएफ मैंने अपलोड होने के लिए डाल दी है। अगर पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, नहीं तो जो इसमें लगभग 100 के आसपास या 100+ क्वेश्चन है, इन्हीं को करवा दूंगा। ठीक है। वो आगे देख लूंगा, अगर पीडीएफ अपलोड होगी तो करवा दूंगा, नहीं तो इसी तक सीमित रहना। रीतिकाल के ही 100 प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं उनके। ठीक है। पीडीएफ वहाँ पर आपको हर एक लेक्चर का दिया जाता है, तो उसके साथ जुड़ जाइएगा। शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कहाँ चला गया, यहाँ देखिएगा। ये हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हार्ड कॉपी नोट्स हैं। कोई भी परीक्षा आपकी क्यों ना हो, चाहे एलटी टेट हो, एलटी कमीशन हो, टीजीटी पीजीटी हिंदी हो, जहाँ पर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हर एक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पर भी आधारित है। डिटेल एक्सप्लेन है जहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, और आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। याद रखिएगा, अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 76 517 294। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो इस पे व्हाट्सएप कर लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ये रीतिकाल की समय सीमा मानते हैं 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक। 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो पेड मेंबर है उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, जो पेड नहीं है तो उन्हें टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दो। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। यहाँ पर रीतिकाल के काफी सारे नाम दिए गए हैं, परंतु एक नाम ऐसा है जो रीतिकाल का नहीं है, तो वो बताना है। देखिएगा, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का नाम है, श्रृंगाल काल रीतिकाल का नाम है, अलंकृत काल रीतिकाल का नाम है, परंतु जो पूर्व मध्यकाल है, ये रीतिकाल का नाम नहीं होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर बी ही हो जाएगा। पीडीएफ इसलिए सेंड करूंगा, अगर आप इसके नोट्स के तौर पे भी प्रिंट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। आगामी परीक्षा में ये पूछे जाएंगे आपको। प्रश्न संख्या 3, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था। तो जो हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था, तो वह है रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया। तो जो रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो नाम दिया, तो वो था श्रृंगाल काल। विकल्प यहाँ डी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न देखिएगा 5, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। तो जो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते थे कवि, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है आचार्य। फिर प्रश्न देखिए 6, रीति निरूपण का अर्थ क्या है। तो जो रीति निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण। काव्यांग निरूपण। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है 7, इसमें पूछा गया, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया। तो जो अपने चिंतामणि है, इन्हें स्वीकार किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक। फिर प्रश्न संख्या 8 है, इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो देखिए, घनानंद है, बोधा है, आलम्बी है, और जो भूषण है, ये रीति मुक्त कवि नहीं होंगे। तो सही विकल्प यहाँ पर कौन सा है, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा 9, क्या पूछा गया है इसमें, रीतिकाल में वीररस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है। रीतिकाल में वीररस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन होंगे, भूषण होंगे। कौन, भूषण। विकल्प डी। अगला है, इनमें से रीतिसिद्ध कवि कौन है। तो जो रीतिसिद्ध के तौर पर जाने जाते हैं, तो ये होंगे बिहारी दास। ये रीतिसिद्ध है। बाकी देव पद्माकर ये रीतिबद्ध होंगे, घनानंद रीति मुक्त होंगे। प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध है। रीतिबद्ध ऊपर ही हमने देखा। तो जो रीतिबद्ध
हाँ, रीतिबद्ध हैं देव और बिहारी रीति सिद्ध, घनानंद और ठाकुर रीति मुक्त के तौर पे जाने जाते हैं। कई जगह ठाकुर रीति सिद्ध ही है। यहाँ पर सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। वैसे मिलान किया हुआ है। तो जो बिहारी हैं ये कैसे हैं? रीति सिद्ध अभी हमने ऊपर देखा। फिर यहाँ होंगे अगले घनानंद, कैसे हैं घनानंद? रीति मुक्त हैं। अगले हैं यहाँ पर भूषण, ये वीर रस के कवि होंगे। अगर अलग अलग रंग से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। और अपने हैं अगले देव, देव रीतिबद्ध है, तो इसका भी ध्यान रखना। इस हिसाब से जो सही विकल्प होगा ए का बी, ए का बी, ए का बी, ए का बी, ये हो जाएगा विकल्प बी। भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? ग्रंथ है भाषा भूषण, इसके रचयिता कौन होंगे? जसवंत सिंह, विकल्प सी। अगला देखिए, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? तो जो प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है रीतिकाल का, तो वो होगा सेनापति, विकल्प डी। अगला है ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। तो जो ललित ललाम नामक ग्रंथ है, इसके रचयिता हो जाएंगे मतीराम। ये आपकी फास्ट रिवीजन क्लास है, फास्ट, इसलिए लाया हूं ये। अगला देखिए 16, अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? रसलीन। निम्न में से सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक तरफ ग्रंथ दिया गया है, दूसरी तरफ उसके रचनाकार दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेते हैं। शिवराज भूषण, ये किसका ग्रंथ होगा? कवि भूषण का। फिर अगला है यहाँ काव्य निर्णय, काव्य निर्णय भिखारी दास का। फिर अगले हैं यहाँ आपके पद्माकर, पद्माभरण, जो पद्माभरण है ये पद्माकर का हो जाएगा। रस रहस्य, ये कुलपति मिश्र का हो जाएगा। याद रखिए, शिव भूषण भूषण का, रस रहस्य कुलपति मिश्र, पद्माभरण पद्माकर और काव्य निर्णय भिखारी दास। इस हिसाब से सही विकल्प होगा ये। अगला देखिए, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? सतसई परंपरा का कौन सा कवि नहीं है, ये पूछा गया है। बिहारी भी है, मतीराम भी है, बृंद भी है, परंतु घनानंद सतसई के अंतर्गत नहीं आते। प्रश्न संख्या यहाँ 19, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? भूषण ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है? तो देखिए, छत्र प्रकाश ये नहीं लिखा गया है। बाकी छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये इनके द्वारा लिखे गए होंगे। फिर प्रश्न है 20, देवमाया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन होंगे? तो जो देवमाया प्रपंच नाटक है, देव इसके रचनाकार होंगे, विकल्प बी। छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? ऊपर आया था ना ये प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये लाल कवि होंगे इसके रचनाकार, छत्र प्रकाश। फिर प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर आयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की होगी? तो ये पंक्ति होगी पद्माकर की, सी। अगला देखिए, यहाँ पर सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। अगर हम सुमेलित करते हैं तो क्या आता है? तो देखिए, यहाँ पर रचनाकार हैं और यहाँ पर इनके ग्रंथ दिए गए हैं। पूछा गया है गवाल कवि, इनकी रचना कौन सी होगी गवाल कवि की? हमीर हठ। फिर अगला जो होगा पद्माकर, जगत विनोद, जगत विनोद। फिर है बोधा, बोधा की रचना कौन सी हो जाएगी? तो बोधा की हो जाएगी विरह बारिश, सी का डी। फिर देव, देव की रचना कौन सी हो जाएगी? तो जो देव हैं इनकी रचना हो जाएगी भावविलास। तो ये मिलान यहाँ पर सुमेलित होगा। ग्वाल कवि हमीरहट, पद्माकर जगत विनोद और बोधा की विरह बारिश, देव की भाव विलास। एक एक प्रश्न से चार चार प्रश्न निकल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न देखिएगा 24, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कथन क्या क्या है?
बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, ये स्वीकार किया जाता है, हाँ जी। भूषण रीतिवत कवि हैं, ये भी सही है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, ये भी सही है। जो केशव रीति काल के प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं, एक हद तक केशव रीति काल के प्रवर्तक है, परंतु सर्वमत की ओर इंगित करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, केशव को रीति काल का प्रवर्तक नहीं, चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा फिर असत्य, मतलब डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो जो भवानी विलास किस कवि की रचना हो जाएगी? कवि देव की, विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मती राम की नहीं है? तो देखिए, अलंकार पंचाशिका इनकी है, वृत्त कौमुदी इनकी है, ललित ललाम इनकी है, परंतु रसिक प्रिया इनकी रचना नहीं होगी, ये कवि देव की रचना हो जाए, केशवदास की रचना हो जाएगी। फिर प्रश्न है 27, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? केशवदास की रचना नहीं है। तो देखिए, कवि प्रिया इनकी रचना है, रसिक प्रिया इनकी रचना है, रामचंद्रिका इनकी रचना है, रस रहस्य इनकी रचना नहीं होगी। फिर प्रश्न है 28, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? प्रस्तुत पंक्ति कही गई है बिहारी लाल के संबंध में। यहाँ से आप याद रखिए, पूछा जाएगा कि बिहारी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में, और मथुरा में इनका ससुराल था, और बिहारी सतसई इनके द्वारा लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो लेक्चर बड़ा लंबा हो जाता है। प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 29, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? देखिएगा, जो प्रताप शाही थे कहाँ के नरेश थे? जयपुर के नरेश थे ये, और इनके दरबार में रहने का श्रेय किसे मिला? पद्माकर जी को, विकल्प बी। फिर प्रश्न है 30, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? कौन सा कवि है जो इटावा का रहने वाला है? तो देव, ये इटावा के रहने वाले हैं। फिर प्रश्न है 31, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अगर हम सुमेलित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से रूप आता है। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना हो जाएगी? चिंतामणि की। फिर रस विलास किसकी रचना हो जाएगी? रस विलास मंडन की। अगली रचना है यहाँ पर रत्न हजारा किसकी रचना है? रत्न हजारा हो जाएगी रसनिधि की, और अलंकार पंचाशी का ये पीछे भी देखा मती नाम की रचना है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, रस विलास मंडन, रत्न हजारा रसनिधि, और अलंकार पंचाशी का मतीराम। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है 32, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? पहले तो ध्यान रखिएगा, जो रामचंद्राभरण है ये कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। कौन इसके रचनाकार होंगे? गोप कवि, विकल्प बी। फिर है 33, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो ग्रंथ है व्यंग्यार्थ कौमुदी, इसके रचनाकार होंगे प्रताप शाही, विकल्प बी। जो आपकी एलटी टेट की परीक्षा है ना, डायरेक्ट यहाँ से देखना, मैं आपको बोल रहा हूँ प्रश्न बनेंगे, आराम से देखना इन्हें, जल्दबाजी मत करना। प्रश्न संख्या 34, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? तो प्रस्तुत पंक्ति हो जाएगी बिहारी की। किसकी? बिहारी की, विकल्प सी। फिर प्रश्न है 35, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को, विकल्प सी। फिर है 36, त्यों मलेच्छ बस पर शेर शिवराज हैं, इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? तो ये भूषण की पंक्ति हो जाएगी, विकल्प बी। फिर प्रश्न है 37, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि कोटि में आते हैं, ये कथन किसका होगा? तो ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, विकल्प सी। फिर प्रश्न देखिए 38 पूछा गया है इसमें, रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि के तौर पर जाने जाते हैं घनानंद, विकल्प ए सही है। फिर प्रश्न है 39, इसमें पूछा गया है लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से है काव्यांग निरूपक ग्रंथ, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 40, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत
भूषण बिनु नाबराजी कविता बनिता मीत। ये कथन किस कवि का है? तो ये कथन होगा केशवदास का। और किस संबंध में कहा गया है? अलंकार के संबंध में कहा गया है कि जिस प्रकार से एक सुंदर महिला होती है, नारी होती है, बिना आभूषण के सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार से जो सुंदर काव्य हो और अगर उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया होगा तो वो सुंदर नहीं लगता, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 41। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्य ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? तो रसमंजरी किसका ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ भानुदत्त का। इसके आधार पर जो रीति आचार्यों ने रचना की, ये की नायिका भेद ग्रंथों की रचना, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा 42। रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? देखिए, ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, बिल्कुल सही, इन्होंने कोई मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं किया था। ये भी एक कारण है कि इन्हें आचार्य नहीं माना जा सकता। इनका ज्ञान अधूरा और अधकचरा था। जो विद्वानों के संबंध में ये भी सत्य कथन है। इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था, हाँ जी। और इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, नहीं, कवित्व शक्ति तो इनमें थी, तभी तो ये काव्य रचनाएं कर रहे थे। तो बी यहाँ पर सही होगा। अगला है 43। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? कवि शिक्षक आचार्य, विकल्प ए, कवि शिक्षक आचार्य। अगला है 44। जहां पर मैंने स्टार लगाया है, कुछ चिन्ह लगाया है, तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 44। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? तो जो रीतिकाल का कवि नहीं है, तो देखिए याकूब खां रीतिकाल के कवि हैं, दुल्हा रीतिकाल के कवि हैं, बेनी कवि कवि रीतिकाल के हैं, रस खान ये रीतिकाल के नहीं, भक्ति काल के होंगे, ध्यान रखिएगा इसका भी। यहाँ पर सूची एक और सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए रचनाकार दिए गए हैं, यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। देव, देव की रचना कौन सी होगी? शब्द रसायन देव की रचना है। और भिखारी दास इनकी रचना कौन सी है? तो काव्य निर्णय इनकी रचना है। चिंतामणि इनकी रचना कौन सी होगी? इनकी रचना का नाम हो जाएगा आपका पद्माभरण। पद्माभरण पद्माकर की पद्माभरण हो जाएगी। चिंतामणि की रचना कौन सी है? कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु। तो ये सही हुआ। देव की शब्द रसायन, भिखारी दास की काव्य निर्णय, चिंतामणि की कवि कुल कल्पतरु, पद्माकर की पद्माभरण, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46। इसमें पूछा गया है इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद बिहारी की, विकल्प सी। अगला है 47। इनमें से कौन सी विशेषताएं सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? तो देखिए रीति निरूपण ये है, चमत्कार प्रदर्शन ये भी है, श्रृंगार रस की प्रमुखता ये भी है, राष्ट्रीय भावना ये इनमें नहीं पाई जाती है रीतिकालीन कवियों में, तो सी सही विकल्प। अगला है 48। पूछा गया है बनन में बागन में वर्गियो बसंत, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? तो बसंत बाग जंगल, इसका जो वर्णन करते थे रीतिकाल में सेनापति करते थे, पहले भी मैंने आपको बताया है। फिर प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 49। इसमें क्या पूछा गया है? रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन है? तो यहाँ पर जो पंक्ति है, इसमें जो वर्णन किया गया है ऋतु का, तो बसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन होता है, टी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 50। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल की ये पंक्ति है, किसके संबंध में ये कहा है इन्होंने? तो ये कहा है इन्होंने घनानंद के संबंध में, विकल्प बी सही होगा। अगला देखिएगा 51। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये कहा था इन्होंने घनानंद के संबंध में ही। फिर प्रश्न है अगला, अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सियानपन बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की होगी? तो घनानंद की पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा हेतु। फिर है यह प्रेम को पंथ कराल महातलबारी की धार पर धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है?
तो जो ये पंक्ति है बोधा की हो जाएगी, विकल्प बी यहाँ सही है। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनिया करो, तो ये पंक्ति किसकी है? आलम की है ये पंक्ति। फिर प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो जो केशव दास का ग्रंथ नहीं होगा तो वो होगा भाषा भूषण। ये मैंने आपको बताया था किसकी रचना है, तो बताइएगा कमेंट करके किसकी रचना है भाषा भूषण। बाकी यहाँ देखिएगा, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, रत्न बावनी, ये तीनों के तीनों केशव दास के ग्रंथ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? केशव दास की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। फिर प्रश्न है 57, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कौन है? रसराज और ललित ललाम नामक ग्रंथों के रचयिता मतीराम होंगे, विकल्प ए सही है। फिर 58, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनु रेखा गई न तरी, यह पंक्ति किस कवि की होगी? केशव दास ने यह पंक्ति कही है रामचंद्रिका ग्रंथ में। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पंक्ति और पंक्तिकार का होगा, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। पंक्ति है यहाँ, यह ललित लाल, यह ललित लाल कैंधु लसत दिग्भामिनी के भाल को, यह ललित लाल कैंधु लसत दिग्भामिनी के भाल को, पंक्ति किसकी है? तो केशव दास की ये पंक्ति हो जाएगी। फिर राबरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, तो ये घनानंद की पंक्ति है। कभी समय मिलेगा ना तो व्याख्या भी अच्छे से करूंगा, फिलहाल समय का अभाव है तो नहीं कर रहा। अगली पंक्ति देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, बिहारी की पंक्ति होगी ये। नैन नचाए कहीं मुस्कान, ये किसकी पंक्ति है? पद्माकर की पंक्ति है ये। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, इसका तो हो जाएगा बी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ये पंक्ति किस कवि की है? भूषण की। यहाँ पर सी सही विकल्प है। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से रीति ग्रंथ है? तो जो शिवराज भूषण है ये वाला रीति ग्रंथ होगा, बाकी नॉर्मल है। अलग अलग विषय हैं, किसी का अलंकार है, किसी का नायिका भेद है, इत्यादि इत्यादि। शिवराज भूषण, साथ में शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों ही भूषण के ग्रंथ होंगे, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। फिर प्रश्न है 62, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, भूषण की पालकी में, विकल्प डी। फिर प्रश्न है 63, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? ग्रंथ है शिवराज भूषण और ये अलंकार ग्रंथ है, और इसमें कितनी संख्या है अलंकारों की? 105, और भूषण का ये ग्रंथ होगा, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है 64, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बाहुन हंसे देन कहे नटी जाए, कौन सा रस है इन पंक्ति में? तो इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है, याद रखना है। और ये पंक्ति किसकी होगी? बिहारी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए 65, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया? तो ये किया बिहारी ने। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई देने लग गया होगा, आप मेरी आवाज पे फोकस करना। प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ और उत्तर भी दे रहा हूँ। कई बार कुछ लोग यही बोलते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। भाई तुम्हें दिखाई देने से क्या मतलब, तुम मेरी आवाज पे फोकस करिए, क्योंकि प्रश्न का भी प्रश्न भी पढ़ रहा हूँ और उत्तर भी दे रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना सीखिए आप लोग। अगला देखिए 66, इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध हैं? तो दिए गए विकल्पों में से बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं मिलती हैं। पहले नंबर पे है अपनी रामचरित मानस, दूसरे नंबर पे है बिहारी सतसई। फिर है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल, यह पंक्ति किस कवि की होगी? तो बिहारी की पंक्तियां हैं ये, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 68, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? पंक्ति है रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, इसके रचनाकार हो जाएंगे केशव दास, विकल्प सी सही होगा यहाँ। अगला है 69, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? तो अंतिम प्रसिद्ध कवि लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में पद्माकर हो जाएंगे, विकल्प बी। इश्कलता के रचनाकार कौन है? इश्कलता के रचनाकार होंगे घनानंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है।
फिर है तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी होगी? तो भिखारी दास की ये पंक्ति है, विकल्प सी सही होगा। फिर है 72 पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? पहले तो ध्यान रखिए, पद्माभरण नामक ग्रंथ किसका है? पद्माकर का है। इसका वर्ण विषय क्या होगा? ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। कैसा है? अलंकार निरूपक, विकल्प डी सही है। फिर 73 रीति मुक्त धारा में इनमें से कौन किसे प्रमुखता मिलती है? जो रीति मुक्त धारा है इनमें जो प्रमुखता मिलती है, श्रृंगार रस चित्रण। फिर 74 रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं की? तो श्रृंगार रस के एक कवि ऐसे भी थे जिन्होंने रीतिकाल के एक ऐसे भी कवि थे जिन्होंने श्रृंगार पे भी काम किया, वीर पे भी काम किया और भक्ति पे भी काम किया, और उनका नाम है पद्माकर। फिर प्रश्न है 75 भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो ग्रंथ है भाषा भूषण, इसके रचनाकार हो जाएंगे जसवंत सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखिए 76, इसमें पूछा गया कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? तो जो रीति मुक्त धारा का नहीं है तो वो होंगे रसलीन, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए 77, इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? तो जो रीति काव्य का भेद कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, परंतु रीति भुक्त कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, तो विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर इसमें पूछा गया है आपसे, रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार के हैं? तो अधिकांश जो रीतिकाल में ग्रंथ रचे गए हैं तो ये है मुक्तक, और जो बिहारी सतसई है ये भी मुक्तक है। अगला देखिए 79, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? जो बिहारी सतसई पर प्रभाव नहीं होगा, गीत गोविंद का नहीं है प्रभाव, बाकी तमरुक शतक, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती इनका प्रभाव है। अगला देखिए 80, इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? तो जो रीति ग्रंथ नहीं है तो वो होगा आपका बिहारी सतसई, ये रीति ग्रंथ नहीं है। बाकी भाषा भूषण, पद्माकर, पद्माभरण और कवि प्रिय, ये तीनों ही रीति ग्रंथ होंगे। अगला देखिए 81, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है, और ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए 82, इसमें पूछा गया है कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो जो रीतिबद्ध कवि नहीं है तो वो हो गया पद्माकर, ये रीतिबद्ध नहीं है, रीति सिद्ध होंगे, ये बिहारी भी रीति सिद्ध है। मतीराम द्विजदेव गवाल कवि ये रीतिबद्ध होंगे। अगला देखिए 83, इसमें पूछा गया है रीतिकाल की परंपरा का अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं द्विजदेव को। इन्होंने, जो बच्चन सिंह है, ये कहते हैं कि इन्होंने अपने काव्य में सिर्फ 2 ही ऋतुओं का वर्णन किया है, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोग। अगला देखिए 84, जगत विनोद के रचयिता कौन है? जगत विनोद के रचयिता कौन है? तो इस ग्रंथ के रचनाकार होंगे पद्माकर, विकल्प यहाँ पर डी सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ कवि का नाम है, दूसरी तरफ जन्म काल है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। जो केशव दास है इनका जन्म कब का होगा? 1555 ईस्वी का होगा। बिहारी का कब का है? 1603 ईस्वी का है। और जो मतीराम है इनका कब का होगा? मतीराम 1617 ईस्वी का। और भूषण इनका कब है? 13 का, 1613। इस हिसाब से विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए 86, इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? तो जो मतीराम की रचना नहीं हो जाएगी तो वो होगी छंदमाला, विकल्प बी। फिर है 87, चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कहीं कहीं जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो केशव दास की यह पंक्ति हो जाएगी, विकल्प सी। अगला प्रश्न यहाँ पर कवि का है और आश्रयदाताकार का है। अगर हम मिलान कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिलान हो जाता है। जाएगी पंक्ति? नहीं जाएगी। खैर, देखिएगा, बिहारी किसके आश्रय में रहे थे? तो ये रहे थे आपके जयसिंह के आश्रय में। एक, देव किसके आश्रय में रहे थे? भवानी सिंह के आश्रय में। दो, और अपने पद्म भूषण ये किसके आश्रय में रहे? शिवाजी के आश्रय में रहे। तीन, और पद्माकर किसके आश्रय में रहे? प्रताप शाही के आश्रय में। तो ये चार इस प्रकार से। एक का डी कहाँ है? तो विकल्प बी में ही एक का डी है, इसलिए सही विकल्प ये हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, बिहारी जयसिंह के आश्रय में, देव भवानी सिंह के आश्रय में, और भूषण ये शिवाजी के आश्रय में, और पद्माकर प्रताप शाही के आश्रय में। फिर प्रश्न है 89, इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? यहाँ से आपको स्पष्ट कर देता हूँ,
आपको दिक्कत ना, जो भूषण है ना, ये शिवाजी के दरबार में भी रहे हैं, मतलब आश्रय में रहे हैं, और शिव सिंह के आश्रय में भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखना आपने। एक सेकंड आप वेट करना, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, क्योंकि प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अभी मुझे वो फैक्ट मिल नहीं रहा है, काफी ज्यादा चर्चित है। जो पालकी को कंधा दिया था ना, तो उसमें भूषण ही थे, इनकी पालकी को ही कंधा दिया था, बुंदेलखंड के शासक थे। कई बार आपको फैक्ट देने होते हैं तो मिलते नहीं, कई बार फैक्ट दुनिया भर के मिल जाते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो बिहारी दास थे, ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ये भी आपने याद रखना है। निम्बार्क संप्रदाय में। रतन हजारा किसकी रचना है? रस निधि की रचना है रतन हजारा। कुब्जाष्टक एक रचना है, कुब्जाष्टक, ये किसकी रचना है? ग्वाल कवि की रचना है कुब्जाष्टक। रसभूषण याकूब खां की रचना है, रस सागर श्रीपति की रचना है। मेरी आवाज पे फोकस करना आप लोग, क्योंकि प्रश्न अलग अलग से भी बता रहा हूँ मैं आपको। एक पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, किसकी पंक्ति है? देव की पंक्ति होगी ये। हाँ, ये भी आप याद रखना। जो चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी, ये एक ही, मतलब सहोदर थे, मतलब एक ही उदर से उत्पन्न थे, भाई भाई थे ये। चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम भूषण और जटाशंकर, ये चार थे, ये याद रखना आपने। खैर छोड़िए, मुझे वो तथ्य नहीं मिल रहा है। चलिए, छोड़ देते हैं, नहीं मिल रहा मुझे तथ्य वो, नहीं तो मैं आपको बता देता। एक चीज यहाँ से और बता देता हूँ आप लोगों को, क्या चीज है, हाँ। अगर आपसे पूछा जाए कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? कृपाराम। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि से कौन है रीतिकाल के प्रवर्तक? केशवदास। अखंड परंपरा को चलाने वाले के तौर पर कौन जाने जाते हैं? चिंतामणि। ये भी आपने याद रखना है। जो बताना था वो तो मिला नहीं। चलिए, अब इस लेक्चर को हम लंबा खींच लेंगे, क्योंकि जो हमें पीडीएफ चाहिए थी वो अपलोड हो जो गई है, अब हम पढ़ेंगे बड़ा लंबा लेक्चर। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? ललित ललाम पद्माकर की नहीं है, बाकी जगत विनोद और पद्माभरण और गंगा लहरी, ये इनकी रचना हो जाएगी। 90। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? तो देव थे, इन्होंने छल नामक नए संचारी भाव की उद्भावना की है, तो डी सही विकल्प। अगली देखिए पंक्ति, कह रहा था ना ये, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, कवि देव की ये पंक्ति हो जाएगी, सी सही विकल्प। अगला है 92, हरिणी के नैनानु ते, हरिणी के ये नैन, यह पंक्ति, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक प्रतीप अलंकार है। प्रश्न है 93, इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन बिहारी सत्से की टीका नहीं है? तो जो बिहारी सत्से की टीका नहीं है, तो वो होगा सुबोधार्थ बोधिनी, विकल्प डी।
बाकी लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, हरि प्रकाश टीका, ये तो इसकी टीकाएं होंगी ही होंगी। प्रश्न संख्या 94। कुंदन को रंग फीके लगे, जल के अति अंगनी चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम की ये पंक्ति हो जाएगी, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन होंगे? श्रृंगार लतिका रचना के रचनाकार हो जाएंगे द्विज कवि, विकल्प द्विज कवि या द्विजदेव, विकल्प बी। फिर है 96। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे और उनका नाम था गिरधर दास, विकल्प बी। अगला देखिए 97। राम सतसई के रचयिता कौन है? तो राम सतसई के रचनाकार होंगे राम सहाय दास, विकल्प सी सही है यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 98। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो, ये पंक्ति किसकी होगी? तो ठाकुर की पंक्ति है। ज्यादातर पूछा जाता है लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, किसकी पंक्ति होगी? ठाकुर की लंबी पंक्ति भी याद रखिए और शॉर्ट पंक्ति भी याद रखिए जो पूछी जाती है। अगला है 99। इसमें पूछा गया है जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह पंक्ति किसकी है? तो ये बोधा की है। थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड में भी शोर सुनाई दे रहा है, आपने मेरी आवाज पे फोकस करना है, अन्यथा अगर रुक जाऊंगा तो लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा। जिस समय वीडियो बनानी होती है इसी समय ये शोर ज्यादा आ जाता है। नहीं तो मैं सोचा था लाइव ही ले लेता, कई दिक्कतें होती हैं यहाँ पर, तो लाइव नहीं लिया। अगला देखिए 100। इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया? इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया? गोकुलनाथ गोपीनाथ के द्वारा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए 101। सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो जो सुजान चरित नामक रचना है इसके रचनाकार हो जाएंगे सुदन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्रंथ, याद रखना आपने। फिर प्रश्न देखिएगा 102। भरतपुर के राजा सुजान सिंह सूरजमल के दरबारी कवि इनमें से कौन है? तो ये सूदन होंगे। ये जो ऊपर वाला ग्रंथ है ना इसी से रिलेट करके लिखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 103। इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? तो जो शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, सुजान चरित, ये वीर रसात्मक है, परंतु जो जगत विनोद है ये रसात्मक ग्रंथ नहीं होगा, ध्यान रखना है, डी सही विकल्प है। अगला देखिए 104। पौन मया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, ये पंक्ति किस कवि की है? नागरीदास की पंक्ति है। एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा क्योंकि पंक्ति समझने में मुश्किल हो जाती है, कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है। पौन मया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, ये पंक्ति किसकी है? नागरीदास की। अगला प्रश्न है 105। पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? तो जो वास्तविक नाम था पृथ्वी सिंह के तौर पर, तो रसनिधि का वास्तविक नाम इनमें से वास्तविक नाम था, हाँ, पृथ्वी सिंह का वास्तविक नाम था रसनिधि। अगला देखिए 106। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है, यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संबंध में कही? घनानंद के संबंध में कही, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये उक्ति। अगला प्रश्न देखिए 107। छत्र प्रकाश के रचयिता कौन है? तो जो छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ है इसके रचनाकार होंगे लाल कवि, सी। कई बार एस्पिरेंट की भी शिकायत होती है कि प्रश्न रिपीट क्यों होते हैं। प्रश्न इसलिए रिपीट होते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए प्रश्न रिपीट होते हैं एक ही वीडियो में। अगला देखिए छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? ये चरित काव्य है। कैसा है? चरित काव्य, विकल्प बी। अगला है 109। छंदों की विविधता केशव दास की किस रचना में है? छंदों की विविधता केशव दास की रामचंद्रिका नामक ग्रंथ में है। रसिक प्रिया रामचंद्रिका, कवि प्रिया विज्ञान गीता केशव दास की रचनाएं होंगी। प्रश्न संख्या 110। रीति काल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि कौन थे? तो रीति काल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि थे भूषण, विकल्प बी। अगला है 111। बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आती है? तो ये आती है मुक्तक काव्य, मैंने बताया था आपको ये, तो यही है। फिर प्रश्न है 112। घनानंद को अमर करने वाली रचना कौन सी है? घनानंद को अमर करने वाली रचना है सुजान सागर, विकल्प बी। फिर प्रश्न है 113। लोक है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी पंक्ति होगी? घनानंद की पंक्ति है। लोक है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। अगला है 114। चंडी चरित्र किस रीतिकालीन कवि की रचना है? चंडी चरित्र तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है और ब्रजभाषा में लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह भी रीतिकाल के कवि माने जाते हैं।
अगला प्रश्न देखिए 115 इनमें से पूछा गया है, अलंकार ग्रंथ कौन सा नहीं है? दिए गए विकल्पों में से जो अलंकार ग्रंथ नहीं है तो वो है रस रहस्य, ये रस ग्रंथ होगा, अलंकार ग्रंथ नहीं। बाकी भाषा भूषण, पद्माभरण और वाणी भूषण ये होंगे आपके अलंकार ग्रंथ। फिर प्रश्न है 116, गिरधर कविराय की रचना इनमें से कौन सी है? तो जो गिरधर कविराय की रचना होगी ये होगी कुंडलिया रचना, विकल्प बी। अगला है कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो जो कवित रत्नाकर है ये सेनापति की रचना हो जाएगी, विकल्प सी सही विकल्प। अगला है 118, कवित रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? कवित रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य है भक्ति भावना, विकल्प सी। फिर प्रश्न है यहाँ पर 119, इसमें पूछा गया कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त है? कविराज शिरोमणि की पदवी पद्माकर को प्राप्त है, विकल्प बी सही होगा। अगला है 120, इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? तो जो देव की रचना नहीं होगी तो वो कौन सी नहीं है? शब्द रसायन है, भवानी भवानी विलास भी है, देव शतक भी है और सुजान चरित ये नहीं है, सूदन की रचना हो जाएगी सुजान चरित। अगला प्रश्न देखिए 121, इसमें पूछा गया है अष्टांग किसकी रचना है? अष्टांग देव की रचना हो जाएगी, विकल्प ए सही है। फिर है 122, वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? वृत्त कौमुदी के रचनाकार मतीराम है, विकल्प डी। वृत्त कौमुदी का वर्ण्य विषय क्या है? वृत्त कौमुदी का वर्ण्य विषय छंद शास्त्र है, विकल्प सी। रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है? रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण वृत्त रत्नाकर से प्रभावित है, विकल्प ए यहाँ सही होगा। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रस रूप तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचनाकार होंगे, विकल्प सी। रामचंद्राभरण रामचंद्राभरण रामचंद्र भूषण और रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोप की रचनाएं होंगी, किसकी? गोप की। अगला प्रश्न है 127, इसमें पूछा गया है अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचनाकार रसिक सुमति होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखिए सूची एक और सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। मतीराम इनकी रचना हो जाएगी, मतीराम की रचना हो जाएगी ललित ललाम। जसवंत सिंह की रचना हो जाएगी भाषा भूषण। पद्माकर की रचना जगत विनोद। गोप की रचना है रामचंद्राभरण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके पश्चात चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। थोड़ा सा ये ब्लर दिखाई दे रहा है, आपको मेरी आवाज पे फोकस करना है, अन्यथा आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। जो मैं कहूंगा उस पर फोकस करिएगा। थोड़ी सी सांस ले लेते हैं। अभी हमने 100 कितने 120 128 प्रश्न कर लिए यहाँ पर। 128 हो गए, यहाँ लिख लेते हैं हम। 128 प्रश्न हमने पहले कर लिए। अब इसके आगे प्लस करते हैं कितने होंगे। पानी पी लेते हैं। फिलहाल तो सब ठीक है। ओके। अगला प्रश्न देखिए, ये आ गया आधुनिक काल से, भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग से ही शुरू हो गया ना ये। हम्म यहाँ पर थोड़ी सी मैं अनाउंसमेंट कर लेता हूँ। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की भी किसी भी परीक्षा के लिए तो हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। एल टी टी कमीशन के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट होंगे, पीडीएफ के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना वीडियो का, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, आवाज पे फोकस करना। पहला प्रश्न, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? आधुनिक काल के लिए कौन सा नाम नहीं दिया गया है? तो देखिए वर्तमान काल नाम दिया गया है, गद्य काल भी दिया गया है, आधुनिक काल भी दिया गया है, सामयिक काल ये नहीं दिया गया है, इसलिए विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है दो, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो जो आधुनिक काल की समय सीमा होगी 1850 या 1843 के आसपास की समय सीमा मानी जाती है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न है तीन,
252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? 252 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी हैं इस ग्रंथ के रचनाकार। विकल्प सी। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना हो जाएगी। 252 वैष्णवन की वार्ता ये भी इनकी रचना है और 84 वैष्णवन की वार्ता ये भी इन्हीं की रचना हो जाएगी। अगला देखिए, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन होंगे? विठलनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखिए, 6 इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? तो जो ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है तो इसके रचनाकार हो जाएंगे ये रचना हो जाएगी अष्टयाम। कौन सी? अष्टयाम। विकल्प बी। अष्टयाम का रचना काल क्या है? तो जो अष्टयाम का रचना काल है ये 1603 के आसपास है। नावादास की रचना होगी मेरे ख्याल से अष्टयाम, बाकी आपको आगे बता दूंगा। फिर देखिएगा 8, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना हो जाएगी। विकल्प बी। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार हैं। प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? लल्लू लाल के द्वारा। विकल्प ए। भाषा योग विशिष्ट का रचनाकाल इनमें से क्या है? 18वीं शती भाषा योग वशिष्ठ का। अगला है उदय भानचरित नामक रचना, उदय भानचरित नामक रचना का दूसरा नाम क्या है? पहला नाम तो है उदय भानचरित और दूसरा रानी केतकी की कहानी किसकी ये हो जाएगी? ईशा अल्लाह खां की। फिर प्रश्न है 13, नासिक केतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासिक केतोपाख्यान ग्रंथ के रचनाकार होंगे सदल मिश्र। विकल्प ए। अगला है 14, इनमें से मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना कौन सी है? मुंशी सदासुख लाल नियाज इनकी रचना हो जाएगी सुख सागर। विकल्प बी। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? देखिए, जॉन गिलक्राइस्ट करते थे, सदल मिश्र करते थे, लल्लू लाल करते थे, परंतु जो ईशा अल्लाह खां है ये फोर्ट विलियम कॉलेज में काम नहीं करते थे, तो डी सही विकल्प हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 16, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, ये तो इनकी रचनाएं हो जाएंगी, परंतु जो मंडोबर का वर्णन है ये इनकी रचना नहीं होगी। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 17, लल्लू जी लाल कहाँ के निवासी थे? लल्लू जी लाल थे आपकी आगरा के निवासी। विकल्प ए। फिर प्रश्न है 18, लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? जो लाल चंद्रिका नामक ग्रंथ है लल्लू लाल की होगी और बिहारी सत्से की टीका है ये। फिर प्रश्न है 19, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, पीछे ही बता दिया आपको। अगला प्रश्न है 20, मुंशी सदासुख लाल नियाज कहाँ के निवासी थे? मुंशी सदासुख लाल नियाज दिल्ली के निवासी थे, याद रखना है आपने। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जो पेड मेंबर हैं, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, जिन्होंने नोट्स लिया है, उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हो, पेड मेंबर, तो आप वन टाइम मेंबरशिप ले सकते हो, अन्यथा टेलीग्राम में जाकर पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। अगला देखिए 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में से इनमें से किसे स्थान दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में से जो स्थान दिया है इसमें होंगे सदा सुखलाल नियाज। विकल्प बी। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? हिंदी गद्य का सूत्रपात माना जाता है 1800 ईस्वी से। विकल्प यहाँ पर सी सही होगा। फिर प्रश्न है सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? सर सैयद अहमद खां थे हिंदी भाषा के विरोधी। विकल्प डी सही है। फिर प्रश्न है 24, सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है ये किस तरह की भाषा के पक्षधर थे? उर्दू निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। और राजा लक्ष्मण सिंह ये खड़ी बोली निष्ठ संस्कृत निष्ठ हिंदी बोली के समर्थक थे। आगे प्रश्न आएगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर देखिए 25, उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान थे गारसा दत्तासी। और इनके ग्रंथ का नाम बताइएगा अगर आता है तो।
अगला देखिए 26 राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना पुस्तक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, विकल्प ए सही है। फिर प्रश्न है 27 इतिहास तिमिल नाशक पुस्तक के लेखक कौन है? इतिहास तिमिल नाशक पुस्तक के रचनाकार है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर प्रश्न है 28 मानव धर्म सार पुस्तक के रचनाकार कौन होंगे? मानव धर्म सार पुस्तक के रचनाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। रिकॉर्डिंग सही से हो रही है जी, सही से हो रही है। अगला देखिए 29 प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला? प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से निकाला था आपका राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। याद रखिए कहाँ से कौन सा पत्र निकाला, किसने निकाला। अगला है 30 हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, किसका कथन है ये? राजा लक्ष्मण सिंह का, विकल्प बी। फिर प्रश्न देखिएगा अगला यहाँ पर 31 पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं नवीन चंद्र राय, श्रद्धाराम फिलौरी हैं, फिलौरी। इनके उपन्यास का क्या नाम है बताइएगा? पहला उपन्यास माना जाता है हिंदी साहित्य का ये। फिर है प्रश्न संख्या 32 फ्रेडरिक पिनकार्ड भारत के किस भाषा के समर्थक थे? फ्रेडरिक पिनकार्ड भारत की किस भाषा के समर्थक थे? हिंदी भाषा के समर्थक थे ये। अगला देखिए 33 भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ? बंगाल में, विकल्प सी। फिर है 34 प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से की केशव चंद्र सेन के द्वारा। अगला है 35 ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से थे राजा राम मोहन राय। अगला है 36 प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में, विकल्प सी। अगला देखिए 37 आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सारे के सारे आपने नोट करने हैं, पूछे जाते हैं। अगला एक तरफ यहाँ पर व्यक्ति विशेष दिया गया है और दूसरी तरफ स्थापना किस संप्रदाय की है। विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा 39 भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? श्रीमती एनी बेसेंट को। अगला देखिए 40 बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट को, विकल्प सी। फिर प्रश्न देखिएगा 41 आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? आधुनिक काल का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, विकल्प बी सही होगा यहाँ। फिर 42 सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हो जाएंगे दयानंद स्वामी या दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बंबई में की गई थी, विकल्प डी। फिर अगला प्रश्न देखिए 44 हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? तो जो आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान रहा हिंदी प्रचार के तौर पे। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से कब तक संभाला? 1903 से संभाला था और 1918 तक संभाला था। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्षों का रहा? 35 वर्ष का जीवन रहा। 1850 में जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी। 48 इनमें से पंडितापन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? इनमें से पंडितापन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? तो ये सदा सुखलाल नियाज, विकल्प सी। हिंदी साहित्य को नवीन विषय की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 50 चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और इनका प्रहसन है कौन सा? अंधेर नगरी, उससे ये ली गई है।
फिर प्रश्न है 51, इसमें पूछा गया है, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? तो जो भारतेंदु मंडल के लेखक के तौर पर जाने जाते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बाकी हैं ये आपके द्विवेदी युग के, ये हो जाएंगे द्विवेदी युग के, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने। अगला देखिए 52, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। ये तीनों तो है, परंतु जो गुलाब राय है ये नहीं है, ये द्विवेदी युग के होंगे। फिर प्रश्न संख्या 53, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया था जानकी मंगल नामक नाटक में। फिर प्रश्न देखिएगा 54, इसमें पूछा गया है, इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूछ मुंडवाने की आज्ञा मांगी थी? तो ये प्रताप नारायण मिश्र थे, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 55, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी। फिर प्रश्न देखिए 56, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं परीक्षा गुरु को, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 57, हिंदी प्रतीप के संस्थापक का नाम बताइए। हिंदी प्रतीप के संपादक के तौर पर जाने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि सही विकल्प का चयन करना है। पत्र पत्रिकाएं, संपादक। हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली गई, या संपादक इसके थे ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, इसके कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित थी, भारत मित्र रुद्रदत्त द्वारा संपादित थी, याद रखना। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहले कथन देख लेते, हिंदी प्रतीप इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, सही है। ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होती थी, सही है। भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, नहीं कलकत्ता से निकलता था और रुद्रदत्त द्वारा निकाला जाता था। समाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था, नहीं। हाँ, ये भी जयपुर से निकलता था समाचार मार्तंड, विकल्प डी, ये भी सही है। तो उत्तर होगा इसका सी, ये असत्य है, बाकी सारे सत्य होंगे। फिर प्रश्न है 60, इसमें पूछा गया है, भारतेंदु जी के संपादक में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका निकलती थी। फिर है 61, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो जो भारतेंदु का नाटक नहीं होगा तो वो होगा विशाख, ये जयशंकर प्रसाद का है। बाकी नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, ये इन्हीं के होंगे। आगे नाटककार और नाटक दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाटक हो जाएगा वैद्य की हिंसा हिंसा ना भक्ति। जयशंकर प्रसाद का अजात शत्रु। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। लक्ष्मी नारायण मिश्र का कल्पतरु। ये सारा सही विकल्प होगा यहाँ। फिर प्रश्न है 63, भीतर भीतर रस, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर प्रश्न है 64, भारतेंदु युग के कवियों में हर गंगा कविता किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग के कवियों में हर गंगा कविता किसने लिखी? तो ये लिखी प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा। अगला प्रश्न है 65, विषयस्य विषमौषधम नामक नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर प्रश्न है यहाँ पर, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि की होगी? तो जो ये पंक्ति है ये हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी है? हमारो उत्तम भारत देश, ये है राधाचरण गोस्वामी जी की, विकल्प सी। अगला है 68, इसमें पूछा गया है, भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती जो रचना है इसके रचयिता मैथिली चरण गुप्त हो जाएंगे। फिर प्रश्न है 69, नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो जो नव भक्तमाल है इसके रचनाकार हो जाएंगे राधाचरण गोस्वामी, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिएगा 670, जो विषया संतन तजी ताही मुड़ लपटात, जो नर डारत बमन की करी, स्वान स्वाद सो खात। ये दोहा किस कवि का है? राधा कृष्ण दास जी का ये दोहा होगा, विकल्प डी। अगला देखिएगा 71, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो जो भारतेंदु युग के कवि थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प बी। अगला देखिए यहाँ पर कवि और रचना सुमेलित करनी है तो मिला लेते हैं।
राधाचंद्र गोस्वामी, इनकी रचना हो जाएगी नवभक्तमाल। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना हो जाएगी वैशाख महात्म्य। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, इनकी रचना हो जाएगी सूर्य स्त्रोत। अंबिका दत्त व्यास, इनकी रचना हो जाएगी कंसवध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अगला देखिए 73, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है। भक्ति भावना है, प्रकृति चित्रण है, इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की है, इनकी नहीं है, और श्रृंगारिकता भी भारतेंदु युग की है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 74, तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, पंक्ति किस कवि की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति हो जाएगी सी, विकल्प ए। अगला देखिए 75, इसमें पूछा गया है कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है। भाषा में लाक्षणिकता नहीं, इतिवृत्तात्मकता नहीं, संस्कृत वृत्तों का प्रयोग नहीं, ये तीनों, ये ज्यादा नीचे चला गया भाई तू। ये 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 हो जाएगी द्विवेदी युग की, और जो समस्या पूर्ति ये है भारतेंदु युग की। प्रश्न संख्या 76, यह बियारी तभी बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। यह बियारी तभी बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, ये पंक्ति किस कवि की होगी। प्रताप नारायण मिश्र की, विकल्प बी। फिर है 77, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के रचनाकार होंगे अंबिका दत्त व्यास। आगे भी कवि दिया गया है और किस काल की कवि है इसका मिलान करना है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे प्रयोगवाद के हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं। ध्यान रखना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना चाहे। शकुंतला नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है। शकुंतला नामक नाटक लिखा गया राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा, विकल्प बी। आगे भी यहाँ पर नाटक दिया गया है और नाटककार का नाम दिया गया है, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्वारा लिखा गया अंधेर नगरी। जय शंकर प्रसाद, इनके द्वारा लिखा गया आपका स्कंदगुप्त। और मोहन राकेश, इनके द्वारा लिखा गया मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन। चलो भाई, लक्ष्मी नारायण लाल, इनके द्वारा क्या लिखा गया। इनके द्वारा लिखा गया मादा कैक्टस। मैंने सिंबल बना दिए हैं जो जिसके सामने होगा। नीति विनोद के रचनाकार कौन है। गोविंद गिल्ला भाई, इनकी रचना है नीति विनोद। अगला प्रश्न है 82, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में टिप्पणी किसने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये टिप्पणी की गई है। अगला है 83, भारत बारहमासा के रचयिता इनमें से कौन होंगे। भारत बारहमासा के रचयिता इनमें से राधा कृष्ण दास होंगे। कौन, राधा कृष्ण दास। अगला देखिए 84 पूछा गया है जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन से हैं। नवनीत चतुर्वेदी, विकल्प ए। अगला है 85, मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार इनमें से कौन है। मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत है, इसके राजकुमार कौन होंगे। ठाकुर जगमोहन सिंह, विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 86, हो होरी किस काव्य किसकी काव्य कृति है। तो जो हो होरी काव्य कृति होगी अंबिका दत्त व्यास की। अगला देखिएगा 87, लकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है। लकोक्ति शतक रचनाकार के तौर पर होंगे प्रताप नारायण मिश्र। फिर 88 है कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था। रसिक समाज कहाँ से, कानपुर से, तो प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प सी। फिर अगला है 89, ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किसने किया। ये किया आपका ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा, विकल्प डी सही है। नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र किसके संपादक में निकलता था। नागरी नीरद ये साप्ताहिक पत्र था बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के संपादक में निकलता था, संपादक में। अगला है 91, हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किस आलोचक ने कहा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा ये कहा गया। अगला है 92, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया इन्होंने। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कुल काव्य कृति लिखी 70, विकल्प सी।
अगला है 93, इनमें से कौन सा हिंदी कवि अबर उपनाम से उर्दू में लिखता था? तो ये प्रेमघन थे, चौधरी प्रेमघन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। अगला है 94, बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार से किस कवि ने वर्णन किया? तो ये किया अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। कुब्जा पच्चीसी किस कवि की रचना है? नवनीत चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी कुब्जा पच्चीसी। अगला है 96, रहीम के दोहों में कुंडलियां किसने बनाई? तो राधा कृष्ण दास के द्वारा बनाई गई। फिर है 97, किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था? तो हरिश्चंद्र मैगजीन का। अगला प्रश्न है 98, 1857 की राज्य क्रांति का नेतृत्व किस सिपाही ने किया? तो ये मंगल पांडे के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 99, इसमें पूछा गया है कौन सा लेखक आगरे का निवासी था? तो जो आगरे के निवासी थे तो ये राजा लक्ष्मण सिंह थे। सी। प्रश्न संख्या 100, इसमें पूछा गया है कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन कार्यरत था? तो ये लल्लू लाल थे। अगला है 101, इसमें पूछा गया है निम्न नाटकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, सही होगा। अजात शत्रु, ये जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। कल्पतरु, ये किसका था? इधर दिया गया था, अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया ये। कल्पतरु, कल्पतरु नहीं, लक्ष्मी नारायण लाल का ही होगा ये। कई बार चीजें भूल जाते हैं। हाँ, कल्पतरु लक्ष्मी नारायण मिश्र कहा था ना, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अब आगे हैं द्विवेदी युग आ गया। अब आगे 128 हमने रीतिकाल के कर लिए, 101 यहाँ पर हमने कर दिए भारतेंदु काल के। कितनी संख्या होगी? 9, 2, 2, 229 प्रश्न हमने कर लिए अभी तक डिस्कस। तो अब हम करेंगे यहाँ से आगे। 229 हो गए ना यहाँ, तो खैर थोड़ी देर का आराम ले लेते हैं, तब तक आप इसे पढ़िएगा। तो चलिए फिर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब हम कहेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख प्रश्नों को। ये मैं देख रहा था, हाइकू आ गया। हाइकू बता देता हूँ, एक बार मुझे पीएचडी के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, तो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ इसको। हाइकू छंद में रचित रचना कौन सी है प्रसिद्ध? तो वो है सांप नामक। किसकी है ये आपकी आपकी किसकी है? अज्ञे की है सांप। हाइकू, हाइकू जापानी कविता का एक छंद है। जापानी कविता का एक छंद है। यह हिंदी में भी अब प्रयुक्त होने लगा है। उन कविताओं को हाइकू कविता कहा जाती है जो छोटी छोटी होती है, 6-7 पंक्तियों की होती है। ठीक है, ओके। ओके, चलिए देख लेते हैं अब द्विवेदी युग के भी प्रश्नों को। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 229। 100 के आसपास ये है, 300, 350 प्रश्न हो जाएंगे हमारे आज। ठीक है ना, तो काफी प्रश्न होते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, आचार्य हाइकू देख लेना अपने, हाइकू छंद है ये, और अज्ञेय की सांप कविता में हाइकू है, ये ध्यान रखना है। और इसमें 6-7 पंक्तियां ही होती हैं, ज्यादा लंबी नहीं होती, कई जगह 5 भी होती है। देखिए प्रश्न आज, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? तो ये किया था 1903 में। विकल्प डी सही होगा यहाँ। भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? जो भारत भारती रचना है, इसके रचनाकार कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त। विकल्प बी सही है यहाँ। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? नहीं की बात की जा रही है। जयद्रथ वध है, साकेत भी है, यशोधरा भी है, हिम तरंगिनी नहीं है, कृपा राम की है। हिम तरंगिनी कृपा राम की ही है ना जी, ऐसा ही मुझे याद आ रहा है, आगे देखते हैं किसकी होगी। इनमें से
किसका संबंध चीरगांव या झांसी से रहा है? तो सियाराम शरण गुप्त का, इनका विकल्प बी। इनमें से कौन सी इनमें से इन कृतियों और कृतिकारों को सुमेलित करना है सूची के हिसाब से। तो देखिए सुमेलित करते हैं हम। द्वापर, द्वापर किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पर कर लेते हैं एक, और ये आगे आ गई त्रिशूल, त्रिशूल तरंग, ये किसकी रचना हो जाएगी? त्रिशूल तरंग है आपकी लिया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना। तो यहाँ पर हो गया। रस कलश किसकी रचना है? हरिऔध की। तीन यहाँ पर आ गया। और हिम कृतनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। चार। और जो ऊपर रचना थी जो मैं कह रहा था किसकी है, कहाँ गई ये रचना? हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी भी है इनकी रचना ही। इनकी रचना है, ये अपनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना ही है हिम तरंगिनी, ये भी ध्यान रखना आपने। देखिएगा हिंदी साहित्य के नोट्स हार्ड कॉपी के तौर पर उपलब्ध है, अगर लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे। 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, साथ में पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। जो फ्री मेंबर है तो वो टेलीग्राम में जुड़ जाना, जो पेड मेंबर है उनको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। पीडीएफ जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए इस पे आप संपर्क करिएगा, लिंक भी दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 6। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त आपके द्विवेदी युग के कवि, सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 7। इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की है? तो कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की होगी? ये क्या हो गया? इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की है? रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी। तो देखिएगा स्वप्न है, ये हो जाएगी आपकी रामनरेश त्रिपाठी की रचना, विकल्प बी। अगला है 8। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु नीरा है और मृत सम्मान है। ये पंक्ति किस कवि की होंगी? दया प्रसाद शुक्ल स्नेही की पंक्ति है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है 9। इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्ति पूर्ण रचनाओं के कारण प्रतिबंधित किया था? भारत भारती किसकी रचना है ये? भारतेंदु अपने मैथिली शरण गुप्त की। अगला देखिएगा अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। पंक्ति किसकी होगी ये? यशोधरा की पंक्ति है ये। यशोधरा किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? साकेत रचना जो है इसका मूल उद्देश्य होगा उर्मिला को महत्व देना। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का वर्णन किया जाता है और मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। फिर प्रश्न है यहाँ पर 12। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, ये पंक्ति किसकी होगी? तो यह पंक्ति किसकी होगी? तो ये है आपकी रामनरेश त्रिपाठी की। तो फिर देखिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पर 13। हाँ 12 का तो सही विकल्प हो जाएगा बी, रामनरेश त्रिपाठी की ये पंक्ति हो जाएगी, ठीक। प्रश्न संख्या 13। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो हल्दी घाटी नामक काव्य है इसके रचनाकार हो जाएंगी श्याम नारायण पांडे, विकल्प ए। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कृति है और कृतिकार है, इनका हमने मिलान करना है। कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? ये कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की है ये। हिंडोला किसकी रचना है? जगन्नाथदास रत्नाकर की रचना हो जाएगी हिंडोला। हरित तरंग किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की। जौहर किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक, हिंडोला जगन्नाथदास रत्नाकर, हरित तरंग सत्यनारायण कविरत्न, जौहर श्याम नारायण पांडे की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला देखिएगा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था कब?
1900 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1900 से ही हिंदी कहानी विधा का भी आरंभ हुआ था। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? तो जो भारत भारती का प्रकाशन हुआ था, कब से हुआ था? 1912 से, विकल्प बी। किसकी रचना है भारत भारती? मैथिली शरण गुप्त की। इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 से लेकर 1964 ईस्वी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त का होगा, विकल्प ए। फिर देखिए, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। खैर, सुनते रहिए, मेरे लेक्चर के पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। अगला देखिए 20, समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? समस्या पूर्ति थी आपके भारतेंदु युग में प्रचलित। फिर एक, किस कवि को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। अगला है 22, स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना किस कवि ने की? तो ये राय देवी प्रसाद पूर्ण के द्वारा किया गया था, विकल्प बी होगा 22 का ठीक। अगला है 23, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? तो रस कलश है, चुपते चौपदे है, प्रिय प्रवास है, परंतु जो मृत्युंजय है ये इनकी रचना नहीं होगी। अगला देखिए 24, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। झांसी की रानी शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, पूछा गया प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा किया गया। अगला देखिए 26, इनमें से कौन सी रचना दिनकर की है? तो जो रसवंती नामक रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की होगी। अगला देखिए 27, कवासी के रचयिता का नाम बताइए। रचना है कवासी, इसके रचनाकार होंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन। फिर प्रश्न है 28, दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? तो उर्वशी में किया है। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, हारे को हरि नाम, ये रचनाएं दिनकर की ही होंगी। एक तरफ यहाँ पर कृति दी गई है, दूसरी तरफ कृतिकार का नाम दिया गया है, तो इसका हम मिलान कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। हम विश्व पाइक जन्म के ये होंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त। पंचवटी पंचवटी आपकी मैथिली शरण गुप्त। कुरुक्षेत्र दिनकर। ये भी आपने याद रखना, ये भी पूछे जाएंगे आपको। अगला देखिए 30, हल्दी घाट हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हो जाएंगे श्याम नारायण पांडे। अगला है 31, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये तीनों तो हैं परंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं होंगे। अगला है 32, द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रजभाषा में लिखा। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के हैं, ये ध्यान रखिए। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, और किसका है? ये है आपका हरिऔध का, और 1914 में लिखा गया था ये। प्रश्न संख्या 34, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में लिखते थे? ये लिखते थे भुजंग भूषण भट्टाचार्य, विकल्प बी। फिर 35, इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? मैथिली शरण गुप्त है, हरिऔध है, मुकुटधर पांडे है, परंतु बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं होंगे। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। प्रिय प्रवास, विकल्प सी सही हो जाएगा। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग का ब्रज कोकिल के नाम से सत्यनारायण कविरत्न, विकल्प बी। इनमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई थी? साकेत महाकाव्य है, 1931 में आया था। और किसका है ये? मैथिली शरण गुप्त का। भारत भारती, द्वापर, यशोधरा, साकेत, इन्हीं की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया है, इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? साकेत नहीं है, बाकी उद्धव शतक, प्रिय प्रवास और भ्रमर दूत ये होंगे ही होंगे। अगला प्रश्न है 40, कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक है। रोमानी भाव के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? स्वच्छंदतावादी कवि के तौर पर।
गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किस कवि ने किया? श्रीधर पाठक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला देखिएगा यहाँ पर 43। इनमें से कौन सी कृति मैथिलीशरण गुप्त कृत नाट्य रचना है? तो तिलोत्तमा ये मैथिलीशरण गुप्त की है और नाट्य कृति है। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? जगन्नाथदास रत्नाकर। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से किसने किया? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी द्वारा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? त्रिशूल नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना? मुकुटधर पांडे। यहाँ पर कृति दी गई है और रचना दी गई है। कृति गई है और कृतिकार दिया गया है, इसका मिलान करना है। विष्णुप्रिया किसकी रचना हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की। हिमकीर्तनी किसकी रचना हो जाएगी? माखनलाल चतुर्वेदी की। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की। हिंडोला किसकी रचना हो जाएगी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला देखिए 49। इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? द्विवेदी युग की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम है, क्या है? नवजागरण सुधार काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने दिया है नाम, ये बताइएगा। नगेंद्र ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने यहाँ कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। डैश उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये किसकी परिभाषा है? महादेवी वर्मा की परिभाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रश्न है 53। परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। ये किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। परमात्मा से आप राम याद रख सकते हो और ट्रिक याद हो जाएगी। ट्रिक से याद हो जाएगा प्रश्न। प्रश्न संख्या 54। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का कथन होगा ये। अगला है यहाँ पर 55। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये कथन किसका होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। प्रश्न संख्या 56। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई। यह विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन हो जाएगा। इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? शोषण का विरोध ये नहीं है, बाकी रहस्यवादी भावना है, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता का वर्णन है, अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है। शोषण का विरोध कहाँ पर है? मार्क्सवाद में या प्रगतिशील काव्य धारा में है। प्रश्न संख्या 58। विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नभ श्रृंगार, पूजता हूं मैं तुम्हें कुमारी मूंद दुहरे दृग द्वार। यह किस छायावादी कवि की पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। एक बार फिर से पढ़ूंगा। विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नभ श्रृंगार, पूजता हूं मैं तुम्हें कुमारी मूंद दुहरे दृग द्वार। अगला है 59। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उक्त पंक्तियां किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सरोज स्मृति से ली गई है पंक्तियां। प्रश्न संख्या 60। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस छायावादी कवि की है? जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कामायनी से ली गई हैं, कामायनी महाकाव्य से। छायावाद की समय सीमा क्या है? 1918 से 1936। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला है 62। इन कविताओं में छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? जूही की कली। किसकी है जूही की कली रचना? निराला की। कब ये आई थी? 1912 के आसपास की है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अगला है 63। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? अंतिम दिए गए विकल्पों में से अंतिम हो जाएगी कामायनी। क्या इसका समय है? 1935। कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। देखिए पूछा भी है कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। अगला है कामायनी का प्रकाशन वर्ष कब का है? 1935 का। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों ने।
अगला है 66, सुंगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? जयशंकर प्रसाद का। कहाँ पर हुआ था? सुंगनी साहू में। अगला है 67, प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। प्रेम पथिक, विकल्प बी। अगला है 68, प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? आंसू। ये विरह काव्य है। झरना, लहर, आंसू से चित्रधारा, ये जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं होंगी। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यंजना हुई? कामायनी में हुई शैव दर्शन की अभिव्यंजना, विकल्प डी। कामायनी के पात्र ईड़ा का प्रतीकार्थक क्या है? कामायनी के पात्र ईड़ा बुद्धि के प्रतीकार्थ है। अगला है 71, पूछा गया है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगाया जाता है? इस पंक्ति के आधार पर आरोप लगाया जाता है कि प्रसाद पलायनवादी होने वाले हैं या होने वाले थे। अगला है 72, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद की है ये पंक्ति। प्रश्न संख्या 73, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ये सी सही विकल्प। फिर प्रश्न है 74, राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है क्या? तो ये घोषित करता है सत्य पर असत्य की विजय। अगला है 75, जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत किया था? सरस्वती ने। कौन थे उस समय इसके संपादक? ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 76, तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? प्रतिवादी। ये कविता है, किसकी है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से पहले महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महाप्राण निराला। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला है 79, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है, ये कथन किस कवि का है? सुमित्रा नंदन पंत का है जी ये कथन। अगला देखिए 80, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ? सुमित्रा नंदन पंत का, विकल्प ए। फिर है 81, हिंदी में मधु काव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बच्चन जी को, हरिवंश राय बच्चन को मधु काव्य का। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये तीन इन्हीं की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न आ गया अभी गया, मधु कलश के रचनाकार का नाम बताइए? हरिवंश राय बच्चन। इनकी एक प्रसिद्ध आत्मकथा है जो 4 भागों में बंटी थी। पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीर का निर्माण, फिर तीसरा है 10 द्वार से सोपान तक, चौथा है चौथा कौन सा, बसेरे से दूर। ये 4 भाग इनकी आत्मकथा के। अगला देखिए 83, बजी नफीरी और नवाजी भूल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन की और मधुशाला से ये पंक्ति ली गई। पूछा जाएगा मधुशाला की पंक्ति है, हाँ जी। पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस रचना की है, तो मधुशाला की है, ये याद रखना है। उर्वशी दिनकर की रचना है। रस कलश हरिरावत की रचना है। पथिक ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला है 84, इसमें पूछा गया छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था, कौन छायावादी कवि? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 85, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। संदेह गीत किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था चिदम्बरा। किसकी रचना? चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी किसकी है? कामायनी जयशंकर प्रसाद। दीपशिखा महादेवी वर्मा। अनामिका अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला देखिए 87, क्या पूछा गया है, राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न नहीं है। गलत। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न है। निराला के राम अवतारी पुरुष हैं। निराला के राम अवतारी पुरुष हैं, नहीं अवतारी पुरुष नहीं, सामान्य पुरुष हैं, ये अवतारी पुरुष नहीं है। निराला के राम सामान्य पुरुष हैं, हाँ जी, ये सत्य कथन है। निराला के राम लीला पुरुषोत्तम है, नहीं सामान्य पुरुष है। अगला देखिए 88, धिक जीवन जो पाता ही आया, विरोध किसके जीवन का सत्य है? ये
निराला के जीवन का सत्य है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। अगला है 89, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है। निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है रामविलास शर्मा। 3 भागों में बंटी हुई है ये। अगला है 91, इनमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है? कल्लापी, ये आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 92, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, पंक्ति किस कवि की है? भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है। फिर प्रश्न है 93, पूछा गया कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्ति किसकी होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति है। अगला है 94, कुकुर मुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? कुकुर मुत्ता कविता लिखी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगली कविता है अबे ओ गुलाब में सुना, अभी अबे ओ गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? कुकुर मुत्ता कविता है ना, उसी की पंक्ति है ये, अबे ओ गुलाब। तो ये पूंजीपतियों का प्रतीक है गुलाब, और कुकुर मुत्ता किसका प्रतीक है? शोषितों का प्रतीक है। अगला है 96, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर की उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। रेणुका, हुंकार, सामधिनी, उर्वशी दिनकर की ही रचनाएं होंगी। अगला प्रश्न है 97, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता है ये? प्रतिवादी है। किसकी पंक्ति है ये? दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर। फिर प्रश्न है यहाँ पर 98, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को, सी सही विकल्प। 99, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि के हैं? प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन नरेंद्र शर्मा के हैं। फिर है 100, मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 101, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का समन्वय किस छायावादी कवि ने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये किया गया। फिर 102, प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? तो ये होगी झरना। इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो जो रचना निराला की नहीं होगी तो वो है कौन सी है? शोको उच्छ्वास। बाकी परिमल, गीतिका और तुलसीदास ये तो होंगी। अगला देखिए 104, इसमें पूछा गया है जूही कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? जूही की कली 1916, मैंने क्या बताया था पहले, 1912 नहीं 1916 की है, ये सुधार कर लीजिएगा। 105, जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था? इसमें अश्लीलता के तत्व है, मैं इसे प्रकाशित नहीं कर सकता, ये कहा था। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? पल्लव की भूमिका को। पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, बीना, इन्हीं की रचनाएं हैं ये काव्य संग्रह। पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? पल्लव की भूमिका में। परिवर्तन नामक कविता का मूल स्वर क्या है? सब कुछ परिवर्तनशील है, और किसकी रचना है पल्लव परिवर्तन? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है। तो देखिए 108 प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम कहें तो तथ्यों के हिसाब से मैंने आपको लगभग 350 प्रश्न इस वीडियो में बता दिए। तो ये होंगे आपकी आगामी परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करना, अगर नहीं आता है तो टेट के लिए, एलटी कमीशन के लिए, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे परीक्षा में ये प्रश्न बनेंगे। तो अब यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त कर लेता हूँ, काफी लंबी वीडियो हो गई, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो ठीक है, कर लेते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको फिर से कहूंगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो इनके साथ आप जुड़ सकते हो। पीडीएफ इत्यादि इसमें पे यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ। जुड़ने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, या तो यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और अगर आप हिंदी साहित्य के नोट्स लेना चाहते हो तो ये 76 517 294 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ मैं, ये देखिए, ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स की फोटो है, आप देख सकते हो। इस प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे आपको, स्पाइडर में अच्छे से प्रिंट है, बहुत अच्छे हैं, पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा। मंगवाने हैं तो ये नंबर है 76 517 294, व्हाट्सएप करिए। बाकी अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।